सन 1988 में फ्लोरिडा के एक होटल में काम करने वाली एक महिला जिसको एकदम से छाती के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और वो उसको पैनिक अटैक समझकर अपना सारा सामान वहीं पर रखकर सीधा बाथरूम में गई। वहां जाकर आराम से बैठ गई और वो फील कर रही है कि उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। उसने सोचा कि वो थोड़ी देर यहीं पर वेट करेगी, अपना पैनिक अटैक शांत करेगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई और वो समझ चुकी थी कि उसको एक पैनिक अटैक नहीं बल्कि हार्ट अटैक आ रहा है। उसको लग रहा था कि ये हार्ट अटैक है, लेकिन ये उससे कुछ बहुत बहुत अलग था, आपकी और मेरी भी सोच से परे। खैर, नेक्स्ट टाइम आप जब भी होटल में खाना खाने के लिए जाएं, अपने साथ लाइक बटन को भी जरूर लेकर जाएं। वहां डेजर्ट ऑर्डर करें, बट लाइक बटन के सामने उसको चिढ़ा चिढ़ा कर खाएं। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। हमारे इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के सेंट्रल फ्लोरिडा में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करती थी पैगी कार नाम की महिला। इसका जन्म 1947 में हुआ, बट पैगी के माता पिता दोनों ही अपाहिज थे तो इनको कुछ खास काम धंधा भी नहीं मिला, इसलिए उनको मजबूरन छोटी मोटी नौकरियां करके अपने बच्चों को पालना पड़ रहा था। इसलिए पैगी को बचपन से ही ये आदत लग चुकी थी कि उनको कमा कर खाना है, किसी भी तरीके से अपने पेट को पालना है। बहुत छोटी उम्र में ही पैगी को भी बहुत सारी नौकरियां करनी पड़ी, अलग अलग तरीके की। या तो उन नौकरियों में पैसा बहुत कम मिल रहा था या फिर वो नौकरियां बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जैसे कि एक जॉब तो पैगी की रेगिस्तानी हाईवे में बीच में बने हुए होटल के अंदर नाइट शिफ्ट की थी। उसको पूरी पूरी रात वहां पर अकेले होटल के अंदर काम करना पड़ता, अलग अलग लोगों से पूरी पूरी रात डील करना पड़ता। आधी से ज्यादा जवानी पैगी ने अलग अलग नौकरियां करते हुए बिता दी। उसके को वर्कर्स के बीच में उसकी एक अलग ही रेपुटेशन बन चुकी थी कि ये लड़की बहुत बहुत ज्यादा टफ है, रफ और टफ दोनों ही है। इसके साथ पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पैगी बहुत ज्यादा कड़क स्वभाव की, सामने जो भी मौजूद हो उसको तुरंत खड़े पैर सब कुछ बोल देना, अपने मुंह के अंदर कुछ भी दबा कर नहीं रखना। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि अपने इसी बिहेव की वजह से पैगी को कोई भी रोमांटिक पार्टनर भी नहीं मिला। उसका कोई लाइफ पार्टनर नहीं था, उसको कोई भी लड़का अप्रोच करने से भी डरता, क्योंकि उसको पता था कि पैगी साफ तौर पर उसे मना कर देगी। लेकिन पैगी ने अपने आप को इस चीज के लिए भी मौका दिया और उसको एक लड़का पसंद भी आया। दोनों ने शादी करी और इन दोनों के 3 बच्चे भी हुए, लेकिन मिड 80s तक आते आते ये शादी नहीं चल पाई और ऑब्वियसली पैगी और उसका हस्बैंड दोनों डाइवोर्स ले चुके थे। तीनों के तीनों बच्चे पैगी के पास। अब पैगी को और ज्यादा मेहनत करके अपने इन बच्चों को भी पालना था, खुद को भी पालना था, इसलिए उसने सेंट्रल फ्लोरिडा में ही बने हुए एक होटल के अंदर काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने घर बार को किसी तरीके से चला सके, अपने बच्चों को पाल सके। अपनी ड्यूटी खत्म करके जब भी पैगी घर पर आती तो उसके बच्चे उसको देखते कि वो उदास है और वो समझ चुके थे कि पैगी ऑब्वियसली अकेला फील कर रही है, उसके ऊपर हमारा भी बोझ है, उसके ऊपर खुद का भी बोझ है, हमको भी पालना है, खुद को भी पालना है और उसके पास कोई पार्टनर भी नहीं है। ऑब्वियसली बच्चों को भी ये उम्मीद थी कि जल्दी ही माँ कोई अपना नया पार्टनर ढूंढेगी और वो उसको सपोर्ट करेगा, उसका बोझ हल्का करेगा, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और 1987 का एंड होते होते एग्जैक्टली यही हुआ। पैगी को पेरी एलन कार नाम का एक आदमी मिला जो कि डाइवोर्स था, उसके 2 बच्चे थे और ये दोनों बच्चे पैरी के साथ ही रह रहे थे। पैगी और पैरी आपस में मिले और देखते इन दोनों के बीच में आपस में प्यार हो चुका था और जल्दी ही इन लोगों ने शादी भी कर ली और इसके भी 2 बच्चे प्लस पैगी के 3 बच्चे, यानी कि टोटल 5 बच्चे। और इनके माता पिता पैगी और पैरी ये साथ मिलकर पूरा परिवार अब रहने लगा। असल में पैरी सेंट्रल फ्लोरिडा से तकरीबन 1.5 घंटे ऊपर ऑल्टोरस नाम के एक छोटे से कस्बे में रहा करता। वो वहां पर फॉस्फेट माइनिंग कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा था और उसी के थ्रू उसका घर बार चल रहा था। कुछ हफ्तों तक ये पूरा परिवार पैगी वाले घर के अंदर रहा, लेकिन टाइम बीतने के साथ ऑल्टोरस के अंदर पैरी इनको वापस ले गया, इस पूरे परिवार को। और क्योंकि उसकी वहीं पर नौकरी थी और वहीं पर एक छोटे होटल के अंदर पैगी ने भी अपनी जॉब शुरू कर दी। इस घर के अंदर रहते हुए पैगी और पैरी, इनका परिवार बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश, आपस में सभी घुल चुके थे। पैगी और पैरी दोनों आपस में बहुत अच्छे से घुल चुके थे। बट शिफ्ट होने के कुछ ही महीनों बाद इन दोनों के बीच में, यानी कि पैगी और पैरी की जो केमिस्ट्री थी वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी, उसके अंदर रिएक्शन हो चुके थे। ये दोनों आपस में बहुत बहुत ज्यादा लड़ने लगे और इसका असर इन दोनों के बच्चों पर भी आ रहा था। दोनों के बच्चे बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगे अपने माता पिता को इस तरीके से लड़ता हुआ देख। लेकिन ये सारी बातें पूरे के पूरे कस्बे के अंदर भी फैल चुकी थी। इनफैक्ट रूमर्स तो यहां तक उड़ रहे थे कि पैरी का जो पहले अफेयर चल रहा था जिस लड़की के साथ, उसका अफेयर दोबारा से शुरू हो चुका है और वो उसको वहीं पर डेट कर रहा है। और ये बात पैगी को भी पता लग चुकी थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा तू मैं रहने लगी। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि दोनों के बच्चे अब अलग अलग साइड ले रहे थे। जब भी लड़ाई होती तो पैगी के बच्चे उसकी साइड लेते और जब भी लड़ाई होती तो पैरी के बच्चे उसकी साइड लेते। पूरे मोहल्ले में पता लग चुका था इन दोनों का डाइवोर्स अब जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि किसी को भी देखकर उम्मीद ही नहीं थी कि ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे, इनकी मैरिज चल पाएगी। सभी समझ चुके थे कि दोनों जल्दी ही अलग हो जाएंगे। बट उससे पहले कि ये अलग हो पाते, इतने में ही इस पूरे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जो ना तो इन्होंने कभी सोचा था और ना ही कभी उसके बारे में इमेजिन किया था कि ऐसा कुछ भी कभी हो सकता है। जी हाँ, अक्टूबर 1988 में, मतलब कि अभी कुछ ही महीने हुए थे इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट हुए
और वो सारे बीच में वो भसड़ भी मच चुकी थी इन दोनों के बीच में। सो अक्टूबर 1988 में एक सुबह जैसे ही पैरी उठा, उसने अपनी जाके पत्नी को सीधा कह दिया कि आज मैं पूरे दिन शिकार पर जा रहा हूँ पहाड़ों में ऊपर, और आज तुम मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। अब पैगी जो कि पहले से ही उससे गुस्सा थी, काफी टाइम से वो गुस्सा चल रही थी, उसने बिल्कुल इग्नोर किया। उसने कहा ठीक है, जहां जाना हो जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी जॉब पर जाऊंगी। ये बोलकर पैरी ने अपने ट्रक के अंदर सारे वो इक्विपमेंट्स लोड किए, अपना खाना पीना लोड किया, अपनी हाइकिंग वाले ट्रिप के वो सामान भी लोड किया। वो सारा कुछ लोड करके ट्रक में बैठकर ट्रक स्टार्ट करके वो आगे की तरफ निकल चुका था। जबकि दूसरी तरफ पैगी, वो भी नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी, उसने भी अपना नाश्ता किया और वो अपनी जॉब के लिए निकल चुकी थी। असल में जिस होटल के ऊपर पैगी अब काम कर रही थी, उसी होटल में उसने अपनी बेटी सीसी को भी नौकरी दिलवा दी। दोनों के दोनों अभी वेट्रेस का वहां काम कर रही थी। सो दोनों अपनी नौकरी पर पहुंची और अपने आम दिनों की तरह उस दिन को भी शुरू किया। बट थोड़ी देर बाद पैगी एकदम से सीसी के पास आई और उसको बोलने लगी कि शायद उसको पैनिक अटैक आ रहा है, उसको फील हो रहा है कि उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। उसकी बेटी सीसी ने कहा कि माँ आप थोड़ी देर जाकर आराम करो, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। सो पैगी वहां से निकली, आराम से वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम में सीट पर ही बैठे बैठे पैगी को अंदर से फील हो रहा था कि उसका दिल ऐसे फट के बाहर आने को हो रहा है। जहां पैगी को ये लग रहा था कि उसका एक पैनिक अटैक है, लेकिन पैनिक अटैक बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है, बट ये तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका दिल बाहर आने को हो रहा है। तो इससे बुरा पैगी को फील होने लगा कि शायद उसको हार्ट अटैक आ रहा है। और जैसे उसने फील किया, वो उस वॉशरूम से बाहर निकली, अपनी बेटी के पास गई, सीसी को बोला कि शायद उसको हार्ट अटैक आ रहा है और ये चीज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। उसके पैर हाथों के अंदर भी अजीब सी एक झुनझुन सी मची हुई है, उसके हाथ पैर बिल्कुल कांप रहे हैं। उसकी बेटी ने जैसे ये देखा, उसने कहा कि माँ शायद आपको आराम की जरूरत है, आप एक काम करो, आराम से जाकर घर पर आराम करो, अगर कुछ भी जरूरत है तो आप प्लीज मुझे यहाँ पर फोन कर देना, मैं यहाँ से आ जाऊंगी अपनी गाड़ी लेकर। पैगी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से छुट्टी लेकर घर पर जाकर आराम करती हूँ। सो पैगी वहां से निकलकर अपने बॉस के पास गई और उसको बताने लगी कि शायद उसको हार्ट अटैक आ रहा है और शायद हो भी सकता है कि उसको डॉक्टर की जरूरत हो, बट वो उससे पहले आराम करना चाहती है। उसके बॉस ने उसे छुट्टी दी। पैगी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, अपने घर पर गई और आराम से जाकर अपने बेड के ऊपर लेट चुकी थी। दोपहर होते होते पैगी का बड़ा बेटा ड्वेन वो अपने स्कूल से घर पर आया और जैसे उसने देखा कि माँ की गाड़ी भी घर के बाहर खड़ी है, घर का दरवाजा भी खुला हुआ है, वो अंदर गया, माँ के बेडरूम में गया और उसने देखा कि उसकी माँ जो कि दिन के टाइम पर अपने बेड पर सो रही है। ऐसा आज तक उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ जब उसने अपनी माँ को दिन के टाइम पर सोते हुए देखा हो। इनफैक्ट जब वो बीमार भी होती है तब भी वो ऐसे कभी आकर नहीं सोई। अगर वो ऐसे सो रही है तो जरूर कुछ मैटर सीरियस है। सो ड्वेन ने अपना स्कूल वाला बैग वहीं पर फेंका और सीधा जाकर अपनी माँ को जगाने लगा। और जैसे उसकी माँ ने अपना चेहरा घुमाकर ड्वेन की तरफ देखा, ड्वेन बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसकी माँ पसीने से तरबतर हो रही थी और उसका चेहरा पूरे तरीके से पीला पड़ चुका था। उसके दांत ऐसे कपकपा रहे थे, बहुत जोर जोर से वो उसके अंदर से टक 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 की आवाजें आ रही थी। देख के ही लग रहा था कि उसकी माँ बहुत बहुत ज्यादा बीमार है। पैगी ने कहा कि वो थोड़ी देर आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। ड्वेन ने कहा कि बहुत बढ़िया, आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप तुरंत मुझे बता देना, मैं ऊपर वाले कमरे में ही हूँ, तब तक आप आराम करिए। ये कहकर ड्वेन जैसे ही मुड़ा, पैगी ने उसको पीछे से आवाज लगाई वापिस आओ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे शरीर के अंदर आग डाल दी हो, मेरी नसों के अंदर खून ना बहकर बल्कि आग बह रही हो, मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा है। ड्वेन को पता था कि उसकी माँ कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करती, वो छोटी छोटी चीजों को तो कभी गौर भी नहीं करती। अगर वो किसी चीज की कंप्लेंट कर रही है मतलब मैटर सीरियस है। उसने कहा कि अगर आपको कुछ जरूरत हो तो मैं चलो तुरंत आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। बट अगेन पैगी ने मना कर दिया कि नहीं, हॉस्पिटल क्या ही करेंगे जाके, मैं ऐसे ही आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इतनी देर में घर की घंटी बजी और ड्वेन सीधा भागते हुए सीधा मेन डोर तक गया और जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने पैरी खड़ा था, मतलब उसका सौतेला पिता। और उसने अपने पिता को बताया कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसका शरीर पूरा कांप रहा है। बट पैरी ने कहा कि मुझे पता है उसको कुछ नहीं हुआ होगा, जस्ट फीवर वगैरह हो गया होगा या फिर कोई फ्लू हुआ होगा, कोई इन्फेक्शन है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। बट जिस मोमेंट पर पैरी अंदर चलते हुए उस बेडरूम में गया जिस बेडरूम में पैगी लेटी हुई थी और उसने पैगी का हाल देखा, तो वो भी समझ चुका था कि नहीं, मैटर तो यहां पर कोई सीरियस है। उसने पैगी को हिलाया, उससे बात करने की कोशिश करी, बट अगेन पैगी के सिर्फ दांत कपकपा रहे थे, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो बोलना चाह रही थी, अपने सभी चीजों को बताना चाह रही थी, बट कुछ भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। अगेन पैरी ने उसको अपनी गोदी में उठाया और उसको बाहर ले जाते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया और उसको सीधा हॉस्पिटल की तरफ लेकर गए। पैगी के सभी बच्चे और पैरी के भी सभी बच्चे यहाँ इस हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। डॉक्टर सब पैगी के ऊपर अपनी नजर बनाकर रखे हुए थे। जैसे ही उसको एडमिट किया, उस टाइम तक तो लिटरली पैगी की सारी आवाज जा चुकी थी, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ उसके दांत अब कप 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 कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगेन डॉक्टर्स ने फैमिली को जाकर अप्रोच किया और पूछा कि आप हमें बता दीजिए कुछ हिस्ट्री हो ऐसे कुछ पैगी के साथ होने की, तो आप हमें बताइए, हम उस तरीके से फिर डील करेंगे। बट पूरे परिवार ने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो इतना टाइम हो गया पैगी के साथ रहते हुए, आज तक हमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा।
आप ही देखिए यहाँ पर पैगी को क्या हुआ है। कुछ ना पता चलने की वजह से डॉक्टर्स ने अपने टेस्ट करवाने शुरू कर दिए। बहुत सारे एक लंबे टेस्ट की लिस्ट उन्होंने लिख दी और ये सारे टेस्ट अब पैगी के ऊपर परफॉर्म किए जाने थे। एक एक करके टेस्ट के सैंपल लिए गए। अब वेट करना था कि टेस्ट के अंदर कुछ आए, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट आनी शुरू हुई सभी की सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल। किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर पैगी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि किसी भी टेस्ट के अंदर कुछ भी एबनॉर्मल आया ही नहीं। इसलिए वहां डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पैगी को आईसीयू से निकालकर एक नॉर्मल रूम के अंदर रख दिया, वहां शिफ्ट करवा दिया और उसके ऊपर जस्ट निगरानी करने लगे कि आखिर पैगी के साथ आगे क्या होता है। कंडीशन बिल्कुल अभी भी सेम। उसके पूरे के पूरे बदन के अंदर बहुत जोर से दर्द हो रहा था। उसकी अंदर की नसें जलने को हो रही थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और इसकी धड़कन बाहर तक सुनी जा सकती थी एक शांत कमरे में। पूरे 3 दिनों तक पैगी को उस हॉस्पिटल रूम के अंदर रखा गया। 3 दिनों तक डॉक्टर ने उसकी निगरानी करी और धीरे धीरे पैगी के सभी सिम्टम्स अब कम होते जा रहे थे। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। दोबारा से उसकी आवाज़ वापस आ चुकी थी। वो खा रही थी, वो पी रही थी, वो चल फिर रही थी। जैसे ही पैगी नॉर्मल हुई 3 दिनों बाद पैगी को डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके घर वाले यानी कि पैरी और सभी बच्चे पैगी को घर पर लेकर आए और घर पर आते ही अगले ही दिन अगेन वही सिम्टम्स दोबारा से शुरू हो चुके थे। उसका दिल दोबारा से बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पूरे शरीर के अंदर आग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर पूरा पीला पड़ चुका है। ये तो सारा कुछ विजिबल था बट डॉक्टर्स की समझ में नहीं आया। तो अगेन पूरे परिवार ने कहा पैगी को कि हम दोबारा से तुमको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, बट पैगी ने दोबारा मना कर दिया कि क्या करेंगे वहां जाकर। उन्होंने भी तो वही टेस्ट करने और टेस्ट के अंदर कुछ आना नहीं, वही हॉस्पिटल रूम में रखेंगे, फालतू का खर्चा होगा, इससे बढ़िया तो मैं आराम ही करना है, मैं यहीं पर कर लूंगी, जो जो उन्होंने पहले किया था वही सब मैं यहीं पर कर लूंगी और नॉर्मल हो जाऊंगी। पूरे परिवार ने उसकी ये बात मान ली और उसको रेस्ट करने के लिए कहा। पूरा परिवार अब उसका ध्यान रख रहा था बट वो वेट कर रहे थे कि कब पैगी दोबारा से नॉर्मल हो और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। लेकिन अब की बार बहुत दिनों तक वेट करने के बाद भी पैगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुई। उसके सिम्टम्स कम होने की बजाय अब बहुत बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। अगेन उसकी आवाज जा चुकी थी, वो कुछ भी खा नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी की पूरी बॉडी लिटरली पैरालाइज हो चुकी है। उसका हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा था, हिलते हुए दिख रहा था उसकी पूरी छाती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नीचे बाउंसिंग बॉल लगा रखी हो। फिर अब एक नई चीज पैगी के साथ ये शुरू हुई कि वो रातों को उठ उठकर बहुत जोर जोर से चिल्लाती और अगेन वापस नीचे गिर जाती। वो वापस चिल्लाती, वापस नीचे गिर जाती। वो बहुत बहुत ज्यादा दर्द में थी। 30 अक्टूबर 1988 का दिन आ चुका था, मतलब कि एक हफ्ता हो चुका था अभी पैगी को घर पर ही रेस्ट करते हुए। लेकिन क्योंकि अब पूरा परिवार इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और पैगी बहुत ज़्यादा दर्द में थी, पैरी ने दोबारा से एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस यहाँ पर चाँव चाँव करते हुए आई। पैगी को एम्बुलेंस के अंदर लोड किया गया, उसी हॉस्पिटल में दोबारा से लेकर गए। डॉक्टर्स पहले से ही जानते थे कि इसके ऊपर कौन कौन से टेस्ट दोबारा करने हैं। सो अगेन वो सभी टेस्ट किए गए, लेकिन डॉक्टर्स की समझ में अभी भी नहीं आया कि आखिर ये कंडीशन है तो है क्या, क्योंकि कोई भी टेस्ट किसी भी बीमारी के लिए पॉजिटिव नहीं आ रहा था। सभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल, बट दिक्कत थी तो सिर्फ पैगी के शरीर के अंदर ही और वो बाहर नहीं दिख रही थी। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने तो पॉइजन वगैरह का भी टेस्ट कर लिया कि क्या पता इसको जहर दे दिया गया हो और उसी वजह से ये चीज़ हो रही हो, लेकिन नहीं, पॉइजन की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आई। पैगी को कोई भी जहर नहीं दिया गया था। सो अगेन डॉक्टर्स ने पैगी को एक रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया। उसके ऊपर 2 नर्स छोड़ दिए कि तुम इसका ध्यान रखना और कुछ भी अगर हो जाए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देना। जिस दिन पैगी को एडमिट करवाया गया था उस पूरी रात पैगी बार बार पीरियोडिकली हर घंटे या फिर हर कुछ मिनटों बाद उठ उठकर बहुत जोर से चिल्लाती रही। इनफैक्ट पूरे हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मरीज थे उन सभी को भी पैगी की चिल्लाहटें सुनाई दे रही थी और कोई भी सही से सो नहीं पाया सिर्फ पैगी की वजह से। बट पैगी बहुत बहुत दर्द में थी। अगली सुबह हुई, यहाँ दिक्कत कम होने के बजाय अब और बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी। क्यों? क्योंकि पैगी का बेटा ड्वेन और पैरी का बेटा ट्रेविस यानी कि पैगी का सौतेला बेटा ट्रेविस, इन दोनों के अंदर भी बिल्कुल सेम सिम्टम्स अब आने लगे। उनका भी दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, उनके भी हाथ पैर कांपने लगे और उनको भी ऐसा फील हो रहा था जैसे उनके शरीर के अंदर किसी ने आग लगा दी हो। तो ये चीज़ डॉक्टर्स के सामने हुई। डॉक्टर्स ने उन दोनों को भी पैगी के साइड में ही एडमिट कर लिया। अब इन तीनों के ऊपर डॉक्टर्स गहन नजर बनाने वाले थे। ट्रेविस और ड्वेन के ऊपर भी सेम टेस्ट परफॉर्म किए गए, जितने टेस्ट पॉसिबल थे वो सभी किए गए, बट किसी की भी रिपोर्ट के अंदर कुछ भी एबनॉर्मल नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल। बट फिर भी यहाँ दिक्कत बहुत बहुत बड़ी थी। शाम होते होते सभी डॉक्टर्स की शिफ्ट बदल चुकी थी। अब जो नए डॉक्टर्स आए थे उसमें से एक न्यूरोलॉजिस्ट जब पैगी की रिपोर्ट्स को देख रहा था अपने ऑफिस के अंदर बैठकर, तभी उसको एकदम से बहुत जोर से झटका लगा, क्योंकि उसको कुछ याद आया था जो कि उसने कॉलेज के अंदर प्रैक्टिस करते हुए किया था। और जैसे उसने वो याद किया वो तुरंत खड़ा हुआ, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो वो सोच रहा है क्या वो सच में यही है, और अगर सच में
यही है तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो डॉक्टर तुरंत अपने ऑफिस से निकला, बाकी अपने कलीग से बात करी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए यहाँ पर, और एक स्पेशलाइज किट जो कि सिर्फ उस बीमारी के लिए बनी थी वो टेस्ट किट मंगवाई गई, और उस टेस्ट किट के थ्रू इन तीनों ही मरीजों का, यानी कि पैगी का, ट्रेविस का और ड्वेन का, इन तीनों का सैंपल लिया गया। और उस टेस्ट किट के अंदर जैसे ही उन्होंने परफॉर्म किया रिजल्ट्स आ चुके थे, और अब की बार पता लग चुका था डॉक्टर को कि आखिर इन तीनों के साथ क्या हो रहा है। बेशक जो बीमारी निकलकर सामने आई थी, डॉक्टर्स को पता है कि उस चीज का इलाज क्या है और 100% इलाज है, बट पैगी के लिए उस टाइम तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। इनफैक्ट डॉक्टर्स को यह भी पता था कि अगर वो किसी तरीके से वो जो इलाज है इस बीमारी का वो इंजेक्ट कर भी दें पैगी के शरीर के अंदर, लेकिन उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स सीधा पैगी के पास गया, उन सभी ने पैगी के सामने एडमिट किया। उस टाइम पर पैगी की हालत जो बहुत ज़्यादा कपकपा रही थी, वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, उसने अब तक कि अपने मुंह के ऊपर रखा हुआ था, उसकी सिर्फ आंख दिख रही थी। और उस टाइम पर डॉक्टर्स ने उसे बोला कि देखो हमें पता लग चुका है तुम्हारे साथ क्या हुआ है और इस चीज़ का इलाज भी है, बट तुम्हारे लिए बहुत बहुत देर हो चुकी है। हम तुम्हारे बच्चों को तो बचा लेंगे लेकिन तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो। ये चीज़ पैगी ने अपने कानों से और उसने अपना पूरा का पूरा तकिया वापस अपने मुंह पर ढक लिया और बहुत जोर से चिल्लाने लगी। डॉक्टर्स ने पैगी को यह भी कह दिया कि बेशक तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाली है, लेकिन हम फिर भी किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि इसका दर्द कम किया जा सके और तुम्हारी मौत जितनी कंफर्टेबल हो सके उतनी हम बना सकें। सो उन्होंने बहुत सारी हैवी डोज की पेन किलर्स पैगी के शरीर के अंदर इंजेक्ट करी, और जस्ट ये पेन किलर्स लगते ही पैगी पूरे तरीके से कोमा में जा चुकी थी और आने वाले 3 महीनों तक उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया उसी हॉस्पिटल के अंदर। बट फाइनली पूरे परिवार से डिस्कस करने के बाद वो वेंटिलेटर ऑफ कर दिया गया, और वेंटिलेटर ऑफ करते ही पैगी इस दुनिया से जा चुकी थी। पैगी के दोनों बच्चे ड्वेन और ट्रेविस, इन दोनों को ही 4-4 महीनों के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। इन दोनों ने ही फुल रिकवरी करी, बट ड्वेन के पैरों के अंदर इतनी ज़्यादा कमजोरी आ चुकी थी कि वो आगे आने वाली ज़िंदगी में कभी भी सही से नहीं चल पाएगा। फिर भी लेकिन उसकी जान बच गई। सो इन दोनों को ही डिस्चार्ज दे दिया गया, ये अपने आगे आने वाली ज़िंदगी को नॉर्मली जी सकते थे। बेशक पूरे परिवार को पता था कि उनके साथ क्या हुआ है, डॉक्टर्स को पता था कि ये एक्चुअल में क्या बीमारी है, पूरे परिवार को बता दिया, बट सभी हैरान थे तो सिर्फ ये चीज सोचकर कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यही परिवार क्यों, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया, कैसे किया। और यकीन मानिए ये मिस्ट्री जब उभर कर सामने आई, इसको सोल्व किया गया, तो ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। ये बिल्कुल एक फिल्मी प्लान था जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा कांड आखिर कैसे हुआ, ये सच में बहुत बहुत दिल दहला देने वाला है। इस परिवार के साथ क्या हुआ, इस चीज़ को समझने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि इस दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसको मेंसा के नाम से जाना जाता है। और ये मेंसा सिर्फ और सिर्फ बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के लिए बनी है। मतलब कि दुनिया के 2% ऐसे लोग जिनका IQ सबसे ज़्यादा है, उन 2% लोगों में से भी बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट किया जाता है इस मेंसा ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती होने के लिए, ताकि वो अपना दिमाग चलाकर किसी भी केस को सॉल्व कर सके। ये संस्था बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियों के साथ काम करती है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व करने के लिए अपने आइडियाज देती है कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। ये संस्था अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी भसड़ है। क्योंकि कौन लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं ये कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा सीक्रेट ग्रुप होता है। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं ये भी कभी किसी को नहीं पता चल पाएगा, ये सिर्फ इन्हीं लोगों को पता है जो इसके अंदर एडमिट है, जो इसके अंदर भर्ती हैं। तीसरा, ये लोग मतलब कि अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं, पूरे अमेरिका में भी, इनफैक्ट बहुत अलग अलग देशों में भी इनके ग्रुप्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। सो इनका सभी का एक ही काम है, एक कॉम्प्लिकेटेड केस को पकड़ो, मतलब कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, एक ग्रुप। जैसे कि मान लो आप किसी शहर के अंदर रह रहे हो, उस शहर के अंदर जितने भी लोग इस मेंसा के अंदर भर्ती हैं, उन सभी का काम होगा कि एक केस को पकड़ो जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके बारे में पूरा स्टडी करो, पूरे ग्रुप के साथ उसके बारे में डिस्कस करो कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है, और उसको दोबारा से अंजाम दो। मतलब कि ये लोग जो हो चुका है उस केस को पकड़कर उसको स्टडी करके उसको प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर। और जिस जगह के अंदर, जिस शहर के अंदर ये पैगी और पेरी रह रहे थे, ऑल्टरस, वो जो छोटा सा कस्बा ऑल्टरस, इस शहर के अंदर भी इस मेंसा की एक ब्रांच थी। और ये लोग जो भी इसके अंदर भर्ती थे, इन लोगों का भी काम था सिर्फ कि जो भी कोई केस हो उसको दोबारा से प्रैक्टिकल करो और सोच के देखो कि आखिर इसके अंदर क्या हुआ होगा, किसने किया होगा।
जो भी केस सोल्व नहीं हो रहा उसको सोल्व करो। ये ग्रुप हर महीने एक केस को सोल्व करने की कोशिश करता। कोई भी केस होता उसके बारे में सभी लोग डिस्कस करते, सभी अपना अपना रोल सिलेक्ट कर लेते कि हाँ भाई इस केस के अंदर मैं ये बनूंगा, मैं किलर बनूंगा, मैं ये एंड ऑल सब कुछ बनूंगा। उसके बारे में डिस्कस करके एक सीक्रेट लोकेशन के ऊपर किसी भी होटल के अंदर मिलते और वहां पर जाकर पूरा ये अपना सेटअप लगाते और जो केस हो चुका है उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते और बाद में पता लगाते कि आखिर इसके अंदर विक्टिम या फिर कल्परेट कौन हो सकता है। सो पैगी की अप्रैल 1989 में मौत होने के बाद उसके कुछ ही हफ्तों बाद इस ऑल्टरस शहर के अंदर जो वो मेंसा की ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके अंदर एक नई भर्ती हुई एक शेरी ग्विन नाम की महिला की, जो कि मिडिल एज लड़की, उसकी भर्ती हुई। ये लड़की असल में टेक्सास से भागकर यहाँ पर आई थी और इसने इंटरव्यू दिया इस मेंसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इसको जल्दी ही एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इस ग्रुप के अंदर भर्ती होते ही शेरी ने अलग अलग दोस्त बनाने शुरू कर दिए, बट शेरी इस पूरे ग्रुप के लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के साथ बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और ये थे डायना और जॉर्ज, यानी कि डायना पत्नी और जॉर्ज उसका पति। इन दोनों के साथ शेरी की बहुत अच्छे से पट रही थी। वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती, उनके साथ केसेस को डिस्कस करना पसंद करती और ये सभी लोग आपस में बहुत बहुत ज्यादा घुल मिल चुके थे। पूरे ग्रुप को पता था कि शेरी इन दोनों के साथ बहुत अच्छे से रहती है। असल में डायना एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, बट वो अपने फ्री टाइम के अंदर मेंसा के लिए काम करने की कोशिश करती और उसको इस चीज के लिए बहुत मजा भी आता। और उसका पति जॉर्ज, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर, उसने कितनी डिग्रियां कर रखी हैं ये आप काउंट भी नहीं कर सकते, वो बहुत बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। तो एक कपल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट, इनके साथ शेरी की बहुत ज्यादा जम रही थी और ये दोनों शेरी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते। उसके लिए खाना पीना लेकर आते, उसको अपने पास बुलाते, घर पर खाने के लिए बुलाते, उसको घुमाने वगैरह के लिए लेकर जाते। इन तीनों की बहुत बहुत अच्छे से जमने लगी। अप्रैल 1989 का ही वही मंथली इनका शो होने वाला था जिसके अंदर कोई देखने वाला नहीं था, सिर्फ यही प्रैक्टिकल उसको अंजाम देने वाले थे। सो सभी लोगों ने मिलकर अपनी वो स्क्रिप्ट लिखी जो कि केस हो चुका था, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करी और सभी ने जब अपने अपने रोल को समझ लिया, शेरी को भी इसका रोल समझा दिया गया कि तुमको इसके अंदर ये करना है। जॉर्ज अपना रोल समझ चुका था, उसकी पत्नी डायना अपना रोल समझ चुकी थी और बाकी जितने भी मेंबर्स थे वो भी सभी अपना अपना रोल समझ चुके थे कि उनको इस केस के अंदर क्या करना है। सो सभी ने इस केस के ऊपर भयंकर काम करना शुरू कर दिया, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया। सो अप्रैल 1989 का एंड आया और ये पूरा का पूरा ग्रुप दोबारा से एक सीक्रेट लोकेशन के ऊपर इकट्ठा हुआ। इन सभी ने अपना अपना रोल देखा, सभी अपने अपने कॉस्ट्यूम्स के अंदर थे कि कौन इस केस के अंदर क्या बना हुआ है, कौन इसके अंदर क्या कुछ करेगा। सभी के हाथों में कार्ड जिसके अंदर वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, उसके अंदर पूरा कुछ लिखा हुआ था कि किसको क्या बोलना है, किसको किस तरीके से एक्ट करना है, किसको क्या पहनना है। इनफैक्ट इस बार का पूरा केस किसी और द्वारा नहीं बल्कि जॉर्ज ने ही प्लान किया था। जॉर्ज एक केस को ढूंढ कर लाया और उसने पूरे ग्रुप के अंदर डिस्कस किया था और जॉर्ज के वाले केस के ऊपर ये पूरा ग्रुप काम कर रहा था और जॉर्ज ने इसको परफेक्ट मर्डर का नाम दिया। जी हाँ, जॉर्ज ने केस ढूंढा जिसके अंदर एक परफेक्ट मर्डर को अंजाम दिया गया था और उसके बारे में ही अब ये पूरा का पूरा ग्रुप डिस्कस करने वाला था कि आखिर ये सब कुछ कैसे किया गया होगा। शेरी भी इस पूरे शो के अंदर अपना रोल प्ले कर रही थी और जब शेरी को पता चला जॉर्ज ने किस तरीके का पूरा प्लान किया है, क्योंकि किसी को भी पहले स्टोरी नहीं बताई गई थी, उनको जस्ट उनका रोल बताया गया था। स्टोरी तो यही होटल में आकर ही पूरे ग्रुप को बताई गई थी कि ये स्टोरी है, इस तरीके से एक्ट करना है। जॉर्ज ने जैसी स्टोरी एक्सप्लेन करी और उसने बताया कि इस पूरे शो के अंदर मर्डर वेपन क्या यूज किया जाएगा, ये जस्ट एक शो है, ये कोई रियल लाइफ नहीं है। इस शो के अंदर मर्डर वेपन क्या यूज किया जाएगा। शेरी ने जैसे उसका नाम सुना वो तुरंत भागते हुए सीधा जॉर्ज के पास गई और पूछने लगी कि जॉर्ज, ये जो मर्डर वेपन तुमने सिलेक्ट किया है, मुझे इससे बहुत बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो चुकी है, तो मुझे प्लीज बताओ कि तुम्हारे माइंड के अंदर ये कैसे आया, क्योंकि हमें सभी को पता लगना चाहिए कि आखिर इस चीज को किस तरीके से यूज किया जाता है। ऑब्वियसली ये चीज जॉर्ज को बहुत अजीब तो लगी, क्योंकि इंटेलिजेंट तो वो भी है, वो समझ सकता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा उसको चेप क्यों हो रही है, उससे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश क्यों कर रही है। बट उसको लगा कि ठीक है, मैंने इतना टाइम दिया है इस चीज को पूरा प्रिपेयर करने के लिए, तो ऑब्वियसली सभी के अंदर ये हो जाता है कि हाँ, क्यूरियोसिटी हो जाती है कि कैसे तुम्हारे माइंड के अंदर ये चीज आई होगी, तुमको इसके बारे में नॉलेज कैसे मिली। उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, मुझे मेरे दोस्तों से पता चला, मैंने काफी सारी बुक्स वगैरह रीड करी, उसके बाद मुझे प्लान के बारे में पता चला और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है। सो मैंने उसके बारे में भी स्टडी किया और वहां से मुझे इसके बारे में पता चला। जैसे जैसे शेरी सुन रही थी उसको समझ आने लगा कि आखिर ये वेपन किस तरीके से यूज किया जाता है, अगर इसको इंसानी शरीर के अंदर डाल दें तो वो अंदर जाकर क्या करता है और इस हथियार तक किस तरीके से अपनी पहुंच बनाई जा सकती है, कहां से ये मिलेगा, कहां से अरेंज होगा। ये सारी चीजें जॉर्ज ने उसको आराम से बैठकर समझाई। वो अपना पूरा शो निपटाकर उस टाइम पर मेंसा के सभी मेंबर्स अपने अपने घर जा चुके थे। शेरी भी अपने घर आ चुकी थी, डायना और जॉर्ज वो भी अपने घर पहुंच चुके थे। बट शेरी इस चीज से बहुत बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। आने वाले 1 साल तक, पूरा 1 साल बीत चुका था, शेरी
पूरे तरीके से टच में थी इस डायना और जॉर्ज के। वो उनसे एक एक इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाह रही थी। वो बहुत ध्यान से सुनती। अगर डायना और जॉर्ज कुछ भी आपस में बात करते या फिर वो कुछ भी उसको बताने की कोशिश करते तो वो अपना पूरा का पूरा ज्ञान उनके दिमाग से निकालकर अपने अंदर डालने के लिए तैयार थी। डायना और जॉर्ज को भी शेरी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो चुका था। वो उसको एक बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो सब कुछ खाना पीना, उसका रहना सहना, वो सब कुछ उसके लिए देख रहे थे। कभी भी उसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। अगर उनको कुछ भी लगता कि शेरी कुछ खतरनाक हो सकती है तो वो उसको कुछ भी बताते ही नहीं, क्योंकि वो दोनों भी तो बहुत इंटेलिजेंट है, तभी तो इस मेंसा ग्रुप के अंदर भर्ती हैं। शेरी भी इंटेलिजेंट है, उसने भी ऐसा कभी कुछ दिखाया ही नहीं अपना। बट डायना और जॉर्ज सच में बहुत बहुत ज़्यादा मूर्ख थे, क्योंकि वो जिसको कुछ बता रहे थे अपना सब कुछ, ये शेरी कुछ और ही थी। दिसंबर 1989 यानी कि 1989 का टाइम आ चुका था और इस महीने में जॉर्ज और डायना उनको इस अल्टरस शहर को छोड़कर दूसरे एक और पास वाले शहर सीब्रिंग के अंदर शिफ्ट होना था, क्योंकि अब जो जॉर्ज का काम चलने वाला था वो सीब्रिंग से ही चलने वाला था। सो जैसे ही उन्होंने अपना घर खाली करना शुरू किया और ये बात शेरी को पता लगी कि जॉर्ज और डायना इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, वो तुरंत जाकर इन जॉर्ज और डायना से मिली और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे तुम्हारा एक घर रेंट के लिए दे दो, क्योंकि मेरे पास जो भी घर है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो मैं वहाँ उनके साथ सही से नहीं कंफर्टेबल हो पाती। प्लीज़ तुम्हारा घर बड़ा है तो मुझे यहाँ रहने के लिए दे दो। अब क्योंकि जॉर्ज और डायना को भी शेरी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, इतने टाइम से उनके साथ वो घूम फिर रही थी, उनके साथ रह रही थी। सो जॉर्ज और डायना ने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको तो खुद ये घर किराए के ऊपर चढ़ाना है, हम तो दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। सो तुमसे बढ़िया तो और कोई पेइंग गेस्ट हो ही नहीं सकता। लो इसकी चाबी, तुम अपना सामान यहाँ शिफ्ट करो और जल्दी से जल्दी यहाँ पर मूव इन हो जाओ। ये बात सुनते ही शेरी बहुत ज़्यादा खुश हुई और फाइनली 3 दिनों बाद शेरी अपना सारा तामझाम लेकर इस घर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि इस शाम अब जॉर्ज और डायना यहाँ से निकलने वाले थे। उन्होंने भी अपना सारा तामझाम ट्रक के अंदर लोड करवाया और शेरी को फाइनली घर की चाबी दी कि जॉर्ज और डायना यहाँ से निकल चुके थे, उसको टाटा गुड बाय करके। और इनफैक्ट जैसे ही शेरी के हाथ में वो चाबी आई, उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। वो तुरंत भागती हुई इस घर के अंदर गई जिसके अंदर जॉर्ज और डायना रहा करते थे। इसको किराए पर दिया था और जैसे वो अंदर गई उसके कुछ ही मिनटों बाद लिटरली पूरे के पूरे अल्टरस शहर की पुलिस, उनकी गाड़ियां चाव 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 करते हुए सीधा इस घर पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ 1 घंटे तक इस घर के अंदर जांच करने के बाद ना सिर्फ शेरी के बारे में पुलिस वालों को सब कुछ पता चला, बल्कि उनको ये भी पता चला कि तकरीबन 1 साल पहले पैगी के साथ क्या हुआ था। तो उस दिन, जिस दिन पैगी को उस होटल के अंदर वो पहली बार अपना दिल बहुत जोर जोर से धड़कना फील हुआ था, वो जाके वॉशरूम में बैठी थी, सीट के ऊपर आराम से बैठकर वेट कर रही थी कि कब उसका दिल शांत हो, और उसके बाद उसके पैरों में भी कंपन शुरू हो गई और वो घर जाकर आराम कर रही थी। उस दिन से कुछ दिनों पहले पैगी के घर के अंदर जो फ्रिज थी, उस फ्रिज के बराबर में किसी ने 8 कोका कोला की बोतलें एक पेटी के अंदर डालकर उस फ्रिज के साइड में रख दी। और जैसे ये बोतल्स पैगी ने देखी, उसने एक एक बोतल को उठाकर देखा, यार मैं तो नहीं लेकर आई इन बोतल्स को, हो सकता है परिवार में कोई और लेकर आया हो सकता है उसके बच्चे लेकर आए हो, या फिर हो सकता है उसका पति यानी कि पैरी लेकर आया हो। इन सब के लिए, पूरे फैमिली के लिए 8 ये कोका कोला वाली बोतलें। तो उसने उठाकर उन बोतल्स को खोल कर उसमें से 2 बोतल गटक ली और उसके बाद अपने काम धंधे पर लग गई। ना सिर्फ वो 2 बोतल्स कोका कोला वाली पैगी ने पी, बल्कि उसके बच्चे ड्वेन और ट्रेविस, इन दोनों ने भी उन कोका कोला वाली बोतल्स में से एक एक बोतल उठाकर गटक ली थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तब तक, जब तक पैगी उस होटल के अंदर वो फील नहीं किया उसने, तब तक ही सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद तो इनकी जिंदगी के अंदर पूरी की पूरी भसड़ मच चुकी थी। जी हाँ, ये कोका कोला वाली बोतलें कोई नॉर्मल बोतल नहीं थी। इन 8 की 8 कोका कोला वाली बोतल्स के अंदर हैवी मेटल थैलियम की बहुत बहुत ज़्यादा हाई डोज भरी गई थी। इनको टेम्पर किया गया था। 8 की 8 बोतलों को कोई था जिसने इन 8 की 8 बोतल्स के अंदर थैलियम को इंजेक्ट किया था। असल में थैलियम, जिसका कोई भी रंग नहीं है, जिसका कोई भी टेस्ट नहीं है, जिसकी कोई स्मेल नहीं है, अगर आपके सामने पड़ा हो, आपके किसी भी खाने के अंदर हो, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इसके अंदर थैलियम मिलाया गया है। बट थैलियम असल में हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है। उसकी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के अंदर होती है, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी भी मात्रा और बढ़ा दी जाए, वो हमारे खून के अंदर आ जाए, तो वो चीज़ जानलेवा है। और जिस टाइम पर दूसरी बार पैगी को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया था और उससे अगले दिन उसके दोनों बच्चे ट्रेविस और ड्वेन ये भी एडमिट हो गए थे, उस दिन उस न्यूरोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट पढ़ते हुए पैगी के अंदर नोटिस किया था कि पैगी के बाल झड़ रहे हैं। जैसे उसने पैगी को पहली बार देखा था, उसके सिर के ऊपर हाथ घुमाया था और उसके हाथ में पैगी के कुछ बाल लग गए थे, जो कि उसने उठाकर साइड में गिरा दिए। बट रिपोर्ट पढ़ते टाइम उसके माइंड में वो सब चीज़ें ट्रिगर कर गई कि ये सारे लक्षण तो
थेलियम पॉइजनिंग के हैं, जो कि उसने अपने कॉलेज टाइम में ट्रेनिंग के अंदर सीखा था। थेलियम पॉइजनिंग के अंदर क्या क्या होता है, शरीर कपकपाना, कुछ भी बीमारी का पता ना लग पाना, और इस तरीके से वॉमिटिंग करना, बार बार बालों का झड़ना, अंदर आग लगने जैसा फील होना, ये सारे लक्षण तो थेलियम पॉइजनिंग के हैं। और जैसे ही उस न्यूरोलॉजिस्ट ने बाकी के सभी डॉक्टर्स के साथ ये चीज़ डिस्कस करी कि हो सकता है ये चीज़ थेलियम पॉइजनिंग हो, तो सभी ने इसके ऊपर एडमिट किया और स्पेशलाइज्ड टेस्ट किट मंगवाई गई उस हॉस्पिटल के अंदर, ताकि इन तीनों के तीनों विक्टिम्स का टेस्ट लिया जा सके। और ये तीनों ही विक्टिम थेलियम पॉइजनिंग के अंदर पॉजिटिव पाए गए। बट यहां दिक्कत सिर्फ ये थी कि ड्वेन और ट्रेविस के अंदर नॉर्मल से, मैं नॉर्मल से बात कर रहा हूं, नॉर्मल अमाउंट से 20,000 गुना ज़्यादा थेलियम उनके शरीर के अंदर था, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल लीथल है अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए तो। बट बेचारी पैगी, उसके शरीर के अंदर नॉर्मल से 50,000 गुना ज़्यादा थेलियम मौजूद था, और उसको भी अब टाइम बीत चुका था, उसको क्योर किया जा सकता था, लेकिन पहले पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर उसकी वो दवाइयाँ एंटीडोट डाल भी देते उस पॉइजन की, तो भी उसके शरीर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही डॉक्टर्स को ये पता चला कि इस पूरे परिवार के शरीर के अंदर थेलियम है, उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को इसके बारे में नोटिफाई कर दिया, और पुलिस वाले अब इसका एक केस बना चुके थे, इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर चुके थे, और उन्होंने जाँच भी करनी शुरू कर दी कि आखिर इस परिवार के शरीर के अंदर थेलियम आया कहाँ से, क्योंकि थेलियम एक बहुत ही रेयर सब्सटेंस है, इसके ऊपर पहुँच हर किसी की नहीं हो सकती। ये बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा जाता है, इसको सेफ एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब आम इंसान इस तक नहीं पहुंच बना सकता। इनफैक्ट पुलिस वालों के केस में सबसे पहला सस्पेक्ट पैगी का पति पेरी वो था, क्योंकि ये पेरी एक केमिकल कंपनी के अंदर काम कर रहा था, फॉस्फेट वाली कंपनी के अंदर, और वहाँ उस कंपनी में टेस्टिंग के लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर भी थेलियम का यूज़ होता है। इसीलिए पुलिस वालों का सबसे पहला सस्पेक्ट पेरी, उसको झपा गया, उसकी अच्छी सी सर्विस की गई, और इनफैक्ट इन दोनों के बीच में लड़ाई भी चल रही थी, जो कि पूरे मोहल्ले के अंदर फेमस थी कि हाँ, इनकी कभी भी शादी टूट सकती है। हो सकता है पेरी ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया हो, इनफैक्ट उसके बच्चों को भी मारने की कोशिश करी हो। बट पेरी के पास अपना सॉलिड एलाबाई, उसने कहा कि जनाब आप मेरे जाकर ऑफिस में पूछ लीजिए, मैंने कभी थेलियम को हाथ नहीं लगाया, हाँ मैंने देखा है बट मैंने कभी उसको छुआ नहीं। इनफैक्ट मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा, बेशक लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी जान लेकर उससे अपना पीछा छुड़वाऊं। बट उसने अपनी इस इंटेरोगेशन के अंदर एक ऐसी चीज पुलिस वालों को बताई, जो कि उस टाइम पर तो पुलिस वालों के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही थी। उनको लगा कि ठीक है, ये सब चीजें भी नॉर्मल ही है, लेकिन जब पुलिस वालों ने इस चीज के ऊपर गौर किया तो उनको लगा कि हाँ, ये हो सकता है, जो चीज वो बता कर गया है ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। जी हाँ, उसने बताया था पुलिस वालों को कि जनाब 3 महीने पहले तकरीबन जो ये इंसिडेंट हुआ था पैगी के साथ, पहली बार वो शरीर कपकपाना वगैरह, वो दिल धड़कना, इस इंसिडेंट से 3 महीने पहले हमारे पास एक पोस्ट आई थी, और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप लोगों ने सेंट्रल फ्लोरिडा को नहीं छोड़ा तो आपका पूरा परिवार मर जाएगा, आपको तुरंत इस शहर को छोड़ देना चाहिए। उस टाइम पर तो पेरी ने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि हाँ, हो सकता है कोई सी सिरफिरे ने हमारे पास ये नोट भेज दिया हो, लेकिन पुलिस वालों को उसने बताया कि जनाब ये नोट आया था हमारे पास, और हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन हमारे परिवार के साथ अब ये हो गया। उस नोट के अंदर लिखा हुआ था कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हारा परिवार मारा जाएगा। 2 हफ्ते तक उन लोगों ने वेट भी करी थी, बट 2 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हमने कुछ एक्शन भी नहीं लिया। सो अब पुलिस वालों के पास कोई और सस्पेक्ट तो था ही नहीं इस केस से जुड़ा हुआ। सो इन लोगों ने इस लेटर के ऊपर ही फोकस करना शुरू कर दिया कि आखिर ये लेटर कहाँ से आया था। पुलिस वालों ने इसका पीछा किया, और फाइनली पुलिस वालों को पता चला कि ये लेटर कहाँ से भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था, किसने लिखा था। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर शेरी की एंट्री हुई। जी हाँ, वही शेरी जिसने जॉर्ज और डायन को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाया था, उनका घर रेंट पर लिया था। ये शेरी ग्विन उसका असली नाम भी नहीं है, उसका असली नाम बल्कि सुजैन है, और सुजैन कोई और नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही एक काम करती है, और ये एक पुलिस वाली ही थी। बेशक पूरे डिपार्टमेंट के अंदर इसकी बहुत ही बड़ाई की जाती थी कि हाँ, सुजैन तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो किसी भी केस को सॉल्व कर सकती है। इनफैक्ट पुलिस वालों ने मेंसा ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस में बात करी, और सुजैन को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भर्ती करवाया इस केस को सॉल्व करने के लिए। और इनफैक्ट सुजैन का कोई भी प्लान नहीं था, सुजैन और शेरी एक ही, आप कंफ्यूज मत होना। इनफैक्ट सुजैन का कोई प्लान नहीं था, डायना और जॉर्ज के अंदर उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसको बस चाहिए थी इंफॉर्मेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायना और जॉर्ज के पास ही थी। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ डायना और जॉर्ज के पीछे ही पुलिस वालों ने अपनी इस पुलिस वाली को क्यों लगाया, तो असल में वो जो लेटर पैगी और पेरी के पास आया था, जिसके अंदर वो लिखा हुआ था कि तुम 2 हफ्ते के अंदर इस शहर को छोड़ दो वरना तुम मारे जाओगे, ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि डायना और जॉर्ज के घर से ही भेजा गया था। और ये डायना और जॉर्ज, ये बीमारी कहीं और की नहीं बल्कि
पैगी और पेरी के पड़ोसी ही थे। जी हाँ, नेक्स्ट घर इनका ही था, डायना और जॉर्ज का। उसके बराबर वाला घर पैगी और पेरी का, जिसके अंदर वो लोग रहा करते थे। और इन दोनों घर वालों की आपस में बहुत बार लड़ाइयाँ भी हुई थी, सिर्फ कूड़ा कचरा फेंकने के लिए, पेट्स वगैरह घुमाने के लिए। कभी तुम्हारा कुत्ता आकर यहाँ मूत गया, कभी तुम्हारा वहाँ मूत गया, इन्हीं चीज़ों के ऊपर इन सब की लड़ाई भी चलती रहती थी। इनफैक्ट जब वो लेटर भेजा गया था डायना और जॉर्ज के द्वारा, उससे तकरीबन 10 दिनों पहले जॉर्ज ने नोटिस किया कि उसकी पत्नी बाहर खड़े होकर पैगी और पेरी से लड़ रही है, अपने वही नॉर्मली पड़ोसी वाले झगड़े के ऊपर लड़ रही है, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ही खड़े होकर उसको गंदी गंदी गालियां दे रही है। उस टाइम पर इस जॉर्ज ने एक बहुत बहुत खतरनाक प्लान बनाया। जी हाँ, ये डायना और जॉर्ज इस पैगी और पेरी के परिवार से बहुत बहुत ज़्यादा हेट करते थे, इनके पूरे बच्चों से बहुत ज़्यादा हेट करते थे। कभी हंस के ना बोलना, कभी किसी को देखकर खुश ना होना। इनफैक्ट ये लोग तो चाहते थे कि पैगी और पेरी इस घर से छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं, शहर को ही छोड़ दें, यहाँ से दफा हो जाएं। ये जॉर्ज इस पैगी और पेरी के परिवार से तो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि 24 घंटे ये अपने कमरे के खिड़की से हमेशा नज़र लगाकर पैगी और पेरी के घर के ऊपर नज़र बनाकर रखता कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या इनका रूटीन है, क्या चीज़ इनको पसंद है, क्या चीज़ इनको नापसंद। उसके बारे में सब कुछ इसने फॉलो करना शुरू कर दिया। जी हाँ, इस जॉर्ज ने सबसे पहले तो वो लेटर भेजकर इस पूरे परिवार को डराने की कोशिश करी कि क्या पता यही काम कर जाए और इसी को पढ़कर ये लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएं। बट 2 हफ्ते बीत गए, ये लोग अभी भी नहीं गए। इसलिए इसने अपना दूसरा प्लान एडमायर किया और ये दूसरा प्लान सच में बहुत दिल दहला देने वाला था। असल में जॉर्ज 1970 के दशक में जेल काट कर आया था, क्योंकि ये पहले तकरीबन 15-20 साल पहले मैथमाफेटिन यानी कि MDMA, वो ड्रग्स जो होती है, वो जो लाइन खींचते हैं, वो बनाया करता था। अपने घर के अंदर इसने लेबोरेटरी लगा रखी थी और ये MDMA बनाने के लिए एक प्रोडक्ट की जरूरत होती है जिसे आज हम थैलियम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसको पता था एग्जैक्टली जॉर्ज को कि थैलियम क्या चीज़ है, ये क्या भसड़ है, इससे क्या कुछ हो सकता है और इसका यूज़ आखिर कहाँ कहाँ किया जाता है। लेकिन उस टाइम पर जब पुलिस वालों ने इसके घर पर रेड मारी थी, उसकी लेबोरेटरी में वो MDMA मिली, वो सारी ड्रग्स वगैरह नशे करने की वो मिली, इसलिए पुलिस वालों ने इसको झप लिया और जेल के अंदर डाल दिया। वो अपनी सजा पूरी करके वापस अपने घर आया, अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और उसके बाद पैगी और पेरी अपने पड़ोसी से ही इसके काफ़ी झगड़े होने लगे। और जब उसने अपना प्लान 2 एडमायर किया, उस टाइम पर उसने थैलियम बनाना शुरू किया। वही अपनी पुरानी लेबोरेटरी वापस लगाई, उसने वो मशीनें इकट्ठा करी, थैलियम बनाया, अपने वही केमिकल से दोबारा थैलियम बनाया और थैलियम बनाकर उसने 8 कोका कोला की बॉटल्स ली, क्योंकि उसको पता था, उसने नोटिस कर लिया था कि जब भी पैगी या फिर पेरी शॉपिंग करने जाते हैं, ये अपने साथ कोका कोला जरूर लेकर आते हैं। मतलब इन परिवार वालों को कोका कोला बहुत पसंद है। इनफैक्ट उसने नोटिस भी ऐसे किया था, क्योंकि कोका कोला की बॉटल्स जो होती हैं वो बड़ी बड़ी, वो बहुत हैवी होती हैं, उनको हम हाथों में ही लेकर आते हैं, वो किसी थैली के अंदर नहीं आती। तो उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, अपनी लेबोरेटरी के अंदर थैलियम को तैयार किया और नई 8 कोका कोला की बॉटल्स के अंदर टेम्पर करके उनको उसका ढक्कन खोल के उसके अंदर थैलियम मिलाया, क्योंकि थैलियम की कोई भी टेस्ट नहीं होता, उसकी कोई सुगंध नहीं होती, उसका कोई कलर नहीं होता। अगर किसी भी चीज़ के अंदर थैलियम मिला दे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो उसके अंदर क्या मिला हुआ है। वापस से उसने उसके ऊपर ढक्कन लगाया, उसको सील किया और उन 8 के 8 कोका कोला बॉटल्स को वेट किया इसके घर के अंदर रखने का। जी हाँ, उसने वेट किया जब ये पूरा परिवार बाहर जाता है अपने घर से। सुबह सुबह पेरी और पैगी दोनों अपनी नौकरी पर चले जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल वगैरह में चले जाते हैं। जब पूरा घर खाली था, उस टाइम पर ये जॉर्ज अपने वो 8 बोतलें लेकर अपने घर से निकलकर पीछे से होते हुए पैगी और पेरी के भी पीछे वाले रास्ते से खिड़की खोलकर ये अंदर घुसा। फ्रिज के साइड में, किचन में रखी हुई फ्रिज के साइड में इसने 8 कोका कोला की बॉटल्स रखी, वापस उस घर से बाहर निकला, खिड़की को बंद करा, अपने घर पर आकर आराम से बैठ गया। अब ये मज़ा लेने वाला था इस परिवार को तड़पता हुआ देखने का। जी हाँ, जैसे ही पैगी ने आकर देखा कि 8 कोका कोला की बॉटल्स रखी हुई हैं, उसको लगा कि उसका ही कोई फैमिली मेंबर ये लेकर आया होगा शॉपिंग करते टाइम। उसने उसको उठा कर पीना शुरू कर दिया। 2 बॉटल्स पैगी ने पी थी और उनके अंदर थैलियम बहुत ज़्यादा था। एक बॉटल उसके बच्चों ने पी थी, ट्रेविस और ड्वेन ने, उनके अंदर भी थैलियम बहुत ज़्यादा था। और ये सारा प्लान इस पूरे परिवार की जान लेने का सिर्फ और सिर्फ इस जॉर्ज का था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चला। एग्जैक्टली यही बात मेरे भी माइंड में आई, और जब मैंने पता करने की कोशिश करी कि ये चीज़ बाहर कैसे रिवील हुई, तो इस पूरे प्लान को सीक्रेट रखने के नाम पर जॉर्ज ने लिटरली हक दिया, पूरे तरीके से हक दिया। क्यों? क्योंकि उसने मेंसा क्या, वो जो शो होने वाला था, हर मंथली जो शो होता है इस अल्टोरस शहर के अंदर मेंसा ऑर्गेनाइजेशन का, उसने अपना शो देने के लिए अब की बार इसी कांड को अंजाम दिया। उस शो के अंदर पूरी स्क्रिप्ट दी हर किसी को कि हम थैलियम का इस्तेमाल करेंगे अब की बार,
वेपन के तौर पर। और अब क्योंकि शेरी तो उसके पीछे लगी हुई थी पहले से, क्योंकि डेथ थ्रेट की वजह से पुलिस वालों ने शेरी को इसके पीछे लगाया हुआ था, इसको दोस्त बनाने के लिए। अब जैसी ये बात शेरी ने सुनी थेलियम का, और उसने पूरा प्लान देखा कि इस तरीके से व्यक्ति को मारा जाता है, और उसने जाकर पूछना शुरू कर दिया कि अगर हम किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट कर दें तो उसके साथ क्या होगा। तो इस जॉर्ज ने बताना शुरू कर दिया कि उसके बाल झड़ने लगेंगे, उसका शरीर अंदर से जलने लगेगा और वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। जैसे ये बात शेरी ने सुनी, उसने जाकर पुलिस वालों को भी बता दिया। इनफैक्ट जिस टाइम पर ये जॉर्ज और डायना अपना घर छोड़कर जा रहे थे दूसरे सीब्रिंग शहर के अंदर शिफ्ट होने के लिए, और जब इन लोगों ने शेरी को उर्फ सूजन को वो घर रेंट पर दिया, उसने तुरंत अंदर जाकर छानबीन करनी शुरू कर दी, और जल्दी ही वो उसकी बेसमेंट में बनी उस लेबोरेटरी के अंदर पहुंच गई जहां पर अभी भी सामान रखा हुआ था, और साइड में ही थेलियम की बॉटल्स भी पड़ी हुई थी। उसने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया, अपनी पूरा बैकअप बुलाया, और सारे के सारे पुलिस वाले अब इस घर पर पहुंच चुके थे। यहाँ छानबीन करिए, बहुत सारी बड़ी अमाउंट में थेलियम को जब्त किया गया। 2-3 कोका कोला की बॉटल्स अभी भी नीचे बची हुई थी, उनको रखने की जगह नहीं थी उस थैली के अंदर जिसके अंदर वो पैक करके अंदर छोड़ कर आया था, इसलिए 2-3 कोका कोला की बॉटल्स वहीं बच गई। तब जाकर पुलिस वालों को पता चला कि आखिर इस जॉर्ज और डायन ने किस तरीके का कांड बिठाया है। जॉर्ज को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। वो जा ही रहे थे अपना सारा तामझाम लेकर सीब्रिंग शहर के अंदर, बट बीच में उसको झप लिया गया और उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के सामने सभी प्रूफ्स रखे गए कि कैसे कैसे इसने अंजाम दिया अपने पड़ोसियों को मारने का। कोर्ट ने भी माना कि हाँ, जॉर्ज को फर्स्ट डिग्री मर्डर के ऊपर चार्ज किया जाए, और उसको चार्ज भी किया गया। बट जॉर्ज ने कहा कि इस पूरे कांड के अंदर डायना को कुछ नहीं पता था, जो भी कुछ किया है सब कुछ मैं नहीं किया था। फाइनली कोर्ट ने उसे सजा के नाम पर डेथ सेंटेंस सुनाई। आज वे जॉर्ज ट्रैपल जेल के अंदर बंद है। उसको कब मौत की सजा दी जाएगी ये डेट अभी डिसाइड नहीं की गई कोर्ट द्वारा, उसका ट्रायल चल रहा है। जैसे ही डेट डिसाइड होगी मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपने इससे बड़ा परफेक्ट क्राइम देखा था। ये लगभग एक परफेक्ट क्राइम हो ही चुका था, किसी को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, बट बहुत ही एक फिल्मी तरीके से इस केस को सॉल्व किया गया। अगर आपको ऐसा कोई केस पता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप मुझे फॉलो कर लें। यहीं पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है जिसके अंदर मैं केस से रिलेटेड स्टोरीज और फुटेज डालता हूँ, सो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट बीरेंद्र सरकार को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।